बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौज़ा। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे जैसे 14 अगस्त एक दिन अब रह गया है, तो जैसे जैसे ये और करीब आ रहा है तो हम भी और पूरा पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है। बहुत सी तैयारियां चल रही हैं और मुसलसल हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में इतने बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग बाकायदा एसेसरीज़ जो हैं वो इसकी ख़रीदते हैं। इसके साथ साथ 24 न्यूज़ ने हमेशा की तरह एक नया सिलसिला भी शुरू किया कि आप अपने मैसेजेस, अपनी वीडियोस या छोटे बच्चों के मिली नगमे पढ़ते हुए वीडियोस हमें भेजिए और हम बनेंगी आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को दुनिया तक सुनाएंगे। मैं अभी देख भी रही थी, जब आमना हेडलाइंस पढ़ रही थी तो इतनी क्यूट बच्चों की पिक्चर्स जो पूरा 14 अगस्त की मुनासिबत से ड्रेसअप किए हुए मिली नगमे पढ़ रहे हैं। बड़ा मजे का लग रहा था। आई ऑलवेज फाइंड इट क्यूट। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे आप मिली नगमे पढ़ते हैं और आप इस जज्बे का इजहार करते हैं, एक चीज़ कल के रोज़ इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। आज तो बहुत अर्ली है, अगर मैं ये बात करूँ कि अपने आप से ये वादा ज़रूर कीजिएगा, जो मिली नगमों को पढ़िए और उसमें क्या लिखा है उसको सोचिए कि ये अपनी ज़िंदगी का आपने अज़म बनाना है। अपनी ज़िंदगी में आपने ये अपने आप को एक मैसेज देना है कि जो लिखा हुआ है इसको आपने फॉलो भी करना है। बिल्कुल, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के रनडाउन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज प्रोग्राम में बहुत सी खबरें हैं और हम शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 3 बजे BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इफ्तिताह के लिए जाएंगे। अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा बिलाखिर 3 साल में मुकम्मल। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 50,000 के करीब नौकरियां मिलेंगी। मजीद 7,500 लोगों को कर्ज दिया जाएगा। मुशीर खजाना ने कहा है हुकूमत की पॉलिसी है लोगों को पैसे देकर कारोबार में खुद मुख्तारी दी जाए। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। डेंगी मुहिम SOPs पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी, अवाम कितनी पुरजोश दिखाएंगे आप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नसीम ने 3 मजीद सर्टिफिकेट से नवाज दिया। राशिद नसीम ने 1 घंटे में 32,686 मुक्के मारने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के 2 आलमी रिकॉर्ड पर भी कब्जा जमा लिया। यौम आज़ादी पर PUBG का पाकिस्तानी सार्फिन के लिए जबरदस्त ऐलान। PUBG की इंतजामिया ने 14 अगस्त के रोज पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए खुसूसी गेम के इनेकाद का ऐलान किया। मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन आज भी सबके दिलों में जिंदा है। और क्रिकेट के मैदान में शोहरत के झंडे गाड़ने वाले पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर 13 अगस्त को अपनी 45वीं सालगिरह मना रहे हैं। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और आज वो मुहावरा मुझे बहुत याद आ रहा है। सुबह से मैं न्यूज़ में भी सुन ही रही हूँ, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बाकायदा 3 बजे पेशावर BRT का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इफ्तिताह के लिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है ये पेशावर वालों के लिए और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। BRT मनसूबा साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टर की हुकूमत में अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था, जिसे अप्रैल 2018 में पाया तकमील तक पहुंचना था। लेकिन BRT मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था और उस वक्त की PTI की सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि इस मंसूबे को 2018 के इंतखाबात से कबल यानी कि 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन 6 माह में ये मुकम्मल नहीं हो सका और आज 3 साल के बाद इसका फाइनली इफ्तिताह होने जा रहा है। पहली डेडलाइन गुजर गई, जिसके बाद मंसूबे के मैनेजर्स इसकी आगाज की तारीखों को 20 मई, 30 जून फिर 31 दिसंबर तक तब्दील करते हैं। बिल्कुल, तो तब्दीलियां तो होती रही लेकिन सिर्फ तारीखों में। और ये हमने देखा, मैं भी जब गया पेशावर में तो मैंने देखा था कि लोग इंतजार कर रहे थे आखिर कब होगा ये BRT मुकम्मल। तो आज हो चुका है और इंशाल्लाह कल से इसका आगाज़ होगा। मौजूदा वज़ीर आला महमूद खान ने फरवरी में ऐलान किया था कि वो 23 मार्च 2019 को हर सूरत इस मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन फिर हुआ ये कि हुकूमत इस दावे पर भी नाकाम रही और बाद में वज़ीर आला ने ताख़ीर का सख्ती से नोटिस भी लिया और इसकी तहकीकात का हुक्म दिया और चंद अफसरान को उनके ओहदों से
हटा भी दिया। लेकिन इसके बावजूद टाइम लगा। जुलाई 2019 में हुकूमत ने ऐलान किया कि साल के आखिर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मई 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद किसी ताखीर के बगैर जून में मुकम्मल करने का हुक्म दिया, लेकिन उनका हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। वजीर आजम के कहने के बाद एक बार फिर सूबाई हुकूमत ने पेशावर के BRT की तकमील के लिए एक और डेडलाइन देते हुए कहा कि मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत से कबल 30 जून 2020 तक मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन रुकिए, 30 जून को भी इसका इफ्तिताह नहीं हो सका और एक बार फिर 13 अगस्त 2020 की तारीख दे दी गई। लेकिन अब ऐसे लग रहा है चूंकि वज़ीर आज़म आज पहुंच रहे हैं तो बिलाखिर आज BRT मंसूबे का इफ्तिताह 8वीं डेडलाइन के बाद होने जा रहा है। पेशावर बस मंसूबे का जो रूट है उसके बारे में अगर आपसे हम बात करें तो वो है तकरीबन 28 किलोमीटर पर और मुश्तमिल है, और इसके साथ साथ BRT 64 किलोमीटर के फीडर रूट्स के साथ पाकिस्तान का पहला 3rd जनरेशन मेट्रो बस मंसूबा है। यानी कि मेट्रो बस का ट्रैक तो 28 किलोमीटर का ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो डिफरेंट बाजारों को जब लिंक किया जाता है तो वो ना फीडर रूट्स जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप उनको भी शामिल कर लेते हैं। क्योंकि बहरहाल अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है लाहौर में, सो फिरोजपुर रोड से किसी ने मेट्रो लेनी है लाहौर में तो वो फीडर रूट्स के जरिए वहां पहुंचेंगे एंड देन ये लेंगे। अब यहाँ पे भी अगर आपने हयाताबाद जाना है, यूनिवर्सिटी रोड जाना है, एग्जैक्टली मैंने रावलपिंडी का भी देखा है, मुल्तान वाला भी देखा। मतलब होता है कि आपने 3 से 4 इलाके जब कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए सड़कें भी बनानी होती हैं, उसके लिए आपने कनेक्टिंग रूट्स भी बनाने होते हैं, तो वो अगर शामिल करें तो ये ओवरऑल मुकम्मल है। फीडर रूट पे जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो किस मयार की है? अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट मयार की मेट्रो बस चला देंगे और आपके फीडर रूट्स पर चलने के लिए वही खटारा बसें, रिक्शे या इस तरह की सवारियां होंगी, उम्मीद है कि ये शायद तो मेट्रो बसें है ना, बट फीडर रूट्स के ऊपर तो मेट्रो नहीं चलेंगी, वो तो कनेक्ट करेगा आपको डिफरेंट सिटीज के साथ। तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है बेसिकली उसको भी अपग्रेड करने की बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ जिस तरह से हम सारी बात कर रहे हैं इस मंसूबे के बारे में, तो ये तो कहा जा रहा था इसकी लागत के ऊपर बड़े सवालात हो रहे हैं कि ऑब्वियसली जब 49 अरब से बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी बैनुल-अक़वामी टेंडरिंग भी की गई है और इसमें बाज़ जगहों पर साइकिल चलाने वालों के लिए भी लेन बनाए गए ताकि वहां पर साइकिलिंग करके वो खुश भी हो सके। लेकिन आप ज्यादा खुश ना हो, वो अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, वो अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, उन पर काम जारी है बट जगह छोड़ दी गई है। सो पता नहीं कौन सी डेडलाइन के बाद उनका इफ्तिताह होगा, बट इट वाज अ गुड थिंग कि ये रखा गया उसमें। फिर तकरीबन 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल पेशावर बस मंसूबे का जो रूट है वो चिमकनी से शुरू होकर खैबर बाजार, सदर और फिर वहां से यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ हयाताबाद जाकर खत्म होगा और बाद में ये रूट तकरीबन पूरा अगर वन साइडेड कैलकुलेट किया जाए तो 28 किलोमीटर बनता है। बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा एक तो ट्रैक है और जो मैं क्योंकि मैंने एक दफ़ा विजिट किया था तो तकरीबन ये पूरे पेशावर को ही कवर कर रहा होता है। रोड दरमियान से गुजरता है ना, जिसमें 13 किलोमीटर ऊंचाई पर और 3.5 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन ये है। ओवरऑल अगर देखें 13 किलोमीटर ऊंचाई और 3.5 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन ट्रैक दिए गए हैं। और BRT की हकीकी लागत वही बात के शुरू में तो कम थी, ओबियसली 29 अरब रुपये, लेकिन बाद में इसमें खासा इजाफा हुआ और 37 अरब रुपये तक ये पहुंची, लेकिन अब 49 से कह रहे हैं 71 अरब तक पहुंच हाँ, गई है। बुनियादी लागत 49 अरब रुपए थी अवाइल में, लेकिन चूंकि 3 साल भी लगे मंसूबे को, मटेरियल भी महंगा हुआ, डिजाइन में भी तब्दीलियां आई, तो अब जो टोटल 68 अरब रुपए तक पहुंचा था, लेकिन आज जब फाइनल इफ्तिताह होने जा रहे हैं इंशाल्लाह बोल रही हूँ मैं, तो ये लागत 71 अरब तक पहुंच गई है। इस मंसूबे के लिए 35 अरब एशियन बैंक ने दिए हैं, जबकि बकिया रकम जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने अदा की है। थोड़ी सी करेक्शन मैं यहाँ पर ये भी करती चलूँगी, कुछ जगहों पर जो BRT का ट्रैक है वो 27 किलोमीटर भी आ रहा है, कुछ पर 28 है, क्योंकि वो जाहिर है ऊंचाई भी है और अंडरग्राउंड ट्रैक भी है, तो वो कैलकुलेशन में आज ऑफिशियली जब फिर अनाउंस हो जाएगा तो वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। बिल्कुल, अब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत अली शाह के मामला है क्या, और जो कि 220 बसें खरीदी गई हैं, क्या वो पहुंच गई हैं, शुरू हो चुका है मामला, ये सारी बात अब हमने देखनी है और सिचुएशन चेक करेंगे। अजमत अली शाह से बात करते हैं। अजमत, पहले तो आपसे बड़ी देर से हम पूछते होते थे BRT मंसूबा कहाँ पर पहुँचा, बहुत सी डेट्स अब हम 24 न्यूज़ पे आपने न्यूज़ के लिए बीपर जब देते हैं तो बड़े देर से हमारा आपका ये साथ है। आज फाइनली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि आज आप तैयार मेट्रो बस स्टेशन पर खड़े हैं। और अजमत बड़े मजेदार कॉरिडोर में खड़े हैं, बैकग्राउंड तो आपका बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहली हुकूमत थी, साबिका हुकूमत थी, तो उन्होंने 6 माह की करीब मुद्दत में से पूरा करने का दावा किया। हमने कहा चलो 6 माह
गुजर जाएंगे जैसे तैसे करके और ये मुकम्मल हो जाएगा। अजमत, लेकिन फिर- आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है, लेकिन मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन जानिए बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये मंसूबा बाकायदा शुरू होने जा रहा है और इस मंसूबे के तहत पेशावर के लोग जो हैं वो फाइनली, एक तो जितनी मीम्स बनती थी और जितना इस चीज़ को घसीटा जाता था, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो या रीजनल पॉइंट स्कोरिंग जो आम लोग करते हैं कि आपका तो BRT मुकम्मल नहीं हुआ, सो अब उनको इस तमाम चीज़ से जो है वो उनकी जान छूट और ये जाएगी। इसमें से जब पूछा गया ना कि भाई इसमें बताएं कहाँ तक है ये, जब बारिश होनी वहाँ पर खड़े हो जाना पानी में जाके कि यहाँ पर बारिश है, फिर इसके बाद जब जहाँ पर इन्होंने स्टेशन देखे जो गलतियाँ थी इस कॉरिडोर में, ऑब्वियसली यू टर्न देते हुए काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, तो फिर उसको स्टेशन को कहीं पर ब्रिज नहीं सही बने हुए थे, कहीं पर यू टर्न्स ठीक नहीं बने हुए थे, कहीं पर आपका कॉरिडोर ठीक नहीं बना होता, वो बहुत सी चेंजेस करने के बाद ये जाकर फिर मुकम्मल हुआ। बिल्कुल, और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन का जिक्र करें तो 220 के करीब बसें चलेंगी, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज होगा पेशावर की ट्रांसपोर्ट की तमाम मामलात में। अब पेशावर BRT चलाने के लिए जो कायम सूबाई हुकूमत है उसकी कंपनी ट्रांस पेशावर की जानिब से ये तमाम बसें जो हैं वो ख़रीदी जाना थी, जिसमें से तकरीबन अभी तमाम के तमाम पहुंच भी गई हैं। ये अपनी नौयत की पहली बसें हैं जो हाइब्रिड हैं, डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्ज पर भी चल सकती हैं और इसके साथ साथ ये माहौल दोस्त हैं, इन्वायरमेंट को भी मलहूज़े खातिर रखा गया है और इसमें यह बताया जा रहा है कि शहर में कार्बन के अखराज को कम करती हैं। इस हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक पेशावर BRT पर अमल दरामद होने से पेशावर के मौजूदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम के मुकाबले में सालाना कार्बन डाइऑक्साइड का 31,000 टन अखराज कम होगा। बड़ी ये तो एक पॉजिटिव बात है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं ये बसेस। वाईफाई की सहूलत के साथ साथ AVL ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन के साथ होंगी, जो बस की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने की खुसूसियत है उनके अंदर। अगरचे एक बस में कुल 54 नशिस्तें हैं, ताहम मजमूई तौर पर इसमें 125 मुसाफिर आ सकते हैं। इसके साथ साथ माजूरों और ख्वाजा सराओं के लिए अलग अलग नशिस्त भी बनाई गई है। स्टेशन पर नाबीना अफराद को भी अकोमोडेट किया गया है। गोल टाइल्स लगाई गई हैं जिस पर जहां वो बस में दाखिल होने के लिए वो होता है ना अलग से एक ट्रैक सेट करते हैं, वो भी बनाया गया है। व्हील चेयर्स इस्तेमाल करने वालों के लिए रैम्प्स भी बनाए गए हैं, जहां फ्लोर नीचे है उन पे पूरा उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो बस तक जा सके। अजमत हमारे साथ आ गए हैं, इसकी कुछ मजीद खसूसियात भी आपके साथ हम वक्तन फ़ वक्तन शेयर करते रहेंगे, लेकिन अजमत से हमारा राब्ता बहाल हुआ। जी अजमत, आप तक आवाज़ आ रही है? पाकिस्तान के साथ साबिक हुकूमत ने तो उनकी जानिब से फिर हम भी कह रहे थे कि चलो 6 माह की तलीम मुद्दत ये पूरा हो जाएगा और जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम भी इसकी जो फर्निश्ड बसें हैं, जो इतनी खूबसूरत कंडीशन बसें हैं, उसमें हम सफ़र करेंगे। लेकिन चूँकि मनसूबा जो था वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा था और 2 साल तकरीबन 10 महीने यानी कि तकरीबन 3 साल के जो मुद्दत थी उसमें बिलाखिर पूरा हो गया। अभी जो कि कई स्टेशन पर काम करना बाकी है, 2 डिपो जो है उस पर काम करना बाकी है, दीगर इस तरह के छोटे मोटे जो काम है वो भी बाकी है, लेकिन जो मेन कॉरिडोर है 28 किलोमीटर का वो मुकम्मल हो गया है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 बजे जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह करने के बाद कल से जो है ये मुकम्मल तौर पर फंक्शन हो जाएगा और जितने भी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जो भी आता है एक जू कार्ड मुतारिफ किया गया है, जो कि एक उसमें रिचार्ज करना पड़ेगा और जू कार्ड जो है वो इस्तेमाल करके कहीं पर भी जो है वो सफ़र किया जा सकता है। 50 रुपये एंड टू एंड यानी कि पहले स्टॉप से लेकर एंड स्टॉप पर सिर्फ 50 रुपये जो है पहले किराया रखा गया है और जो दीगर बाकी स्टॉप से यानी कि 10 रुपये फी स्टॉप के हिसाब से अगर कोई वहाँ पर सफ़र करता है तो उस हिसाब से बसेस की बात की जाए, एयर कंडीशन बसें हैं और साथ साथ में जितनी भी सवारियाँ होंगी उनके हर सीट के साथ साथ मोबाइल के लिए चार्जिंग हब लगाया गया है, वाईफाई फ्री है यहाँ पर। सबसे जो खूबसूरत बात है और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ जो कि तारीफ के काबिल है कि ख्वाजा सराओं और माजूर जो खसूसी अफराद हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर सीटें मुख्तस की गई हैं, खवातीन के लिए सीटें जो है वो मुख्तस की गई हैं, लेकिन इस दफ़ा ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा से एक सीट जो है वो भी मुतारिफ की गई है और इसमें अजमत आपने बताया कि यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात हैं और बड़ी बेहतरीन यहाँ पर आपने बताया कि बसों का क्वालिटी, फिर उसके बाद स्टेशन जो प्रोजेक्ट था उसमें भी आपको क्या लगता है कितना फीसद मुकम्मल हो चुका है? क्योंकि कुछ डिपो की बात भी की जा रही है कि उसमें कुछ कमी है, अभी 1 डिपो बना है, 3 डिपो बनने थे। फिर इसके साथ ये भी बात की जा रही है कि जो वहाँ पर रेंट पर दुकानें या स्टोर्स बनाने थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, कुछ अभी रह गया काम या मुकम्मल हो चुका है आपकी नज़र में? कॉरिडोर जो है वो मुकम्मल हो गया है, कॉरिडोर जो है वो 100% मुकम्मल हो गया, यानी कि गाड़ियाँ जो है वो इस पर चलेंगी और लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी जा सकेंगे। लेकिन जो नामुकम्मल काम है वो देखिए
यहाँ पर प्लाजे बनने हैं, साइकिल ट्रैक बनना है, इस तरह दीगर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ जो इजाफी चीज़ें हैं वो अभी बनना बाकी हैं। और काफ़ी जो इस तरह के स्टेशन है जिनमें से अगर चूँकि 3 साल पहले अगर वहाँ पर स्टेशन बनाया गया है तो उसकी कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे ख़राब भी होंगी जिसको चाहिए वो तो चलता रहता है, हर एक मनसूबे के साथ साथ जो है वो चलता रहता है। लेकिन साथ साथ में जो 28 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शन है और आज इफ्तिताह हो जाएगा और कल से जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे अजमत, और आपने अपडेट किया। गुड लक एंड आई रियली एंजॉय करें इस सर्विस को, ना सिर्फ आप बल्कि पेशावर के तमाम लोग, और जो लोग पेशावर जाते हैं उनके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। ये पूरी मेन रोड के ऊपर चलेगी, आपको किसी भी किस्म के जिसे कहते हैं ना अब इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते नहीं पूछने पड़ेंगे। जहाँ आपने जाना है, आप मेट्रो पे बैठे, मोबाइल चार्ज नहीं है तो वहाँ पे चार्ज कर लें। आई एम ग्लैड कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूँगी। 71 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होने वाली ये BRT, जिसका इफ्तिताह और इनिशिएटिव जो है वो लाहौर मेट्रो के बाद लिया गया था। सो अगर हम पंजाब में लाहौर मेट्रो का जिक्र करें, 27 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन उसकी लागत जो है वो 30 अरब आई थी, और पिंडी मेट्रो जो है वो 44 अरब में बनी थी। सो क्रॉस कर गई है इसकी लागत 71 अरब रुपए अभी तक की जितनी मेट्रोज बनी हैं पाकिस्तान में। बट एनीवेज जी, लेट्स सी। ऑब्वियसली जब ये, क्योंकि ये टाइमली वो एक तो मुकम्मल भी हो गई थी, फिर 2016 से 18 से पहले की मुकम्मल हो चुकी थी। इसको टाइम इतना 2 साल एक्स्ट्रा जो लगे हैं उसकी वजह से कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। किसी का उस तरह से फॉल्ट आई डोंट नो फॉल्ट है मेरे ख्याल या में नहीं है, एक जगह पे आता डिक्लेयर है, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक तशवीश तो होती है ना कि 3 साल। ऑब्वियसली फॉल्ट आता है, मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि 3 दफ़ा आपने कंपनीज को बदला, इसके अलावा 3 दफ़ा आपने डिज़ाइन बदले, उससे कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। अब आपको मैं कोई काम याद आ रहा है दूंगा, जब आपको वो 30 अरब रुपए भी लग्जरी लगते थे लाहौर में जब स्पेंड किए जा रहे थे, और आपने उसका नाम जंगला बस सर्विस भी रख दिया था इसी हुकूमत ने, इसी पार्टी की लोगों ने। और अब अगर BRT में 3 साल के बाद 71 अरब से वो शुरू हो रहा है, तो ना जाने अपनी बस सर्विस का वो नाम क्या रखेंगे। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, और ये पूरा जो एक सिनेरियो हमने आपको साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, ये 3 बजे आज देखेंगे आपके वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह भी करेंगे, एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। लोग फैसिलिटेट होने चाहिए, दैट्स आवर मेन कंसर्न। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ और भी यादें आज समेट लेते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त लेजेंडरी सिंगर नाज़िया हसन साहिबा की आज जो है 20वीं बरसी है, और उनके गाने मेरा ख्याल है आज भी बहुत से लोगों को याद होंगे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, नाज़िया हसन गुलकारी में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया बहुत छोटी सी उम्र में, और आज उनको हमसे बिछड़े 20 साल गुजर गए हैं, है वो हमेशा मौजूद रहेगा। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक पर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़न, कल सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड देखा गया, एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट बिकॉज मैं डायरेक्टली अफेक्ट हो रही थी और डायरेक्टली फील कर पा रही थी उस पेन को जो उस टॉप ट्रेंड के पीछे थी। और वो ट्रेंड ये था #attacks want silence us। ये ट्रेंड क्यों शुरू किया गया और क्यों ज़रूरत पेश आई? हम सब देखते हैं अब उधर के जर्नलिज्म में या मीडिया के अंदर भी अब हमारी फीमेल एनालिस्ट, एंकर्स, रिपोर्टर्स जो हैं वो वोकलिस्ट हैं, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि ऐसे ट्रोल्स आ जाते हैं जो आपको पता लग रहा होता है कि वो ट्रोल्स हैं। लाइक इफ यू क्लिक ऑन देयर प्रोफाइल, दे वोंट हैव एनी फॉलोअर्स एट ऑल, दे वोंट हैव एनी पोस्ट, लेकिन आपकी पोस्ट पर आकर वो गालियां देना अपना फर्ज समझते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऑब्वियसली ट्रोल्स हैं तो उसके पीछे एक सेट पैटर्न होता है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग मेल और सोसाइटी का एक पार्ट होते हुए हम सबको इसमें अपना जो है पार्ट प्ले करना चाहिए। जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि हम लोग जो हैं इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इनवाइट करूंगा तमाम लोगों को और इस पर हमारी कमेटी को आगे ब्रीफ करें कि आज तक क्या हुआ है, ताकि हम इस बात को टेकअप करें। बिल्कुल, इस पर मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स शेरी मेजारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा डिस्टर्बिंग टू लर्न द वुमेन ऑफ जर्नलिस्ट being targeted and abused, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेशली जेंडर बेस्ड अब्यूसिव अटैक किए जाते हैं ऑन विमेन जर्नलिस्ट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड डिस्गस्टिंग। इस हवाले से टॉप जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, एनालिस्ट और हर वो लड़की स्पेशली मैं कहूँगी जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी है, इसमें अपना हिस्सा दे रही थी, फिर अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर कर रही थी। हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, एंड आई रियली लाइक दैट कमेंट, जिसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट जो है वो कह रही थी, आई एम कॉलिंग out all the male colleagues of mine to support us
and to provide us protection. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ महमूद सरफराज मौजूद हैं, who is the key member of this whole campaign, और गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स भी हैं इस पूरी कैंपेन के दौरान जो रखी गई हैं सामने, उन्हीं से जान लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम महमूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच मेमल फॉर स्टार्टिंग दिस कैंपेन एंड वी रियली अप्रिशिएट कि हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक चेन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है कि हम भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं. लेकिन मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा मेरे नाजरीन के लिए भी कि क्यों ज़रूरत पेश आई इस कैंपेन को शुरू करने की. देखिए, असल में ये हम 3-4 थी जर्नलिस्ट जिनके साथ बहुत ज़्यादा ये हो रहा था. तो वैसे तो खैर हमने देखा एक्चुअली कि जब हमने ये स्टेटमेंट एंडोर्समेंट के लिए बाद में दी तो तब तो सबने ये कहा कि उनके साथ हो रहा है. लेकिन हम जो 3-4 फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है. एंड देन वी थॉट कि इंडिविजुअली तो हम लोग सारे कोई ना कोई बात करते हैं, हमें कलेक्टिवली कुछ करना चाहिए. क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे और या सिर्फ इग्नोर करते रहेंगे तो ये लोग तो बुली करते ही रहेंगे इस तरीके से. तो फिर उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट हमने की, उसमें हमें फरिया अजीज साहिबा ने भी बड़ी हेल्प की उसको ड्राफ्ट करने में, किस तरीके से करना है. फिर उसके बाद ये था कि हमने सीनियर जर्नलिस्ट के रिसर्च देखिए, आसमा शिराजी साहिबा है, फरीदा हैं और बहुत लोग हैं, मुनीर जहांगीर वगैरह, इन सब से हमने एंडोर्समेंट ली और फिर हम लोगों ने उसको कल रिलीज कर दिया और हैशटैग यही था गेट एक्ट ऑन साइलेंसर्स. बिकॉज बेसिकली उसका देखिए उसका एक मकसद है. उसका एक मकसद तो ये है कि वी आर पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि हमारे साथ आए दिन एक चीज होती है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग, ऑर्गेनाइज्ड बुलिंग, फिर एब्यूसिव जो गालियां जिस किस्म की प्रतिक्रिया आपने अभी इंट्रो में ही अपनी कहा कि कुछ भी लिख दो तो नीचे जिस किस्म के लोग फर्क समझते हैं कि उन्होंने क्या. मेमल, आप कोई ओपिनियन ना भी दें, आप अपनी कोई पिक्चर शेयर कर दें. इट्स नॉट जस्ट ऑन ट्विटर, इट्स ऑन फेसबुक, इट्स ऑन इंस्टाग्राम. उसके नीचे आपको ऐसी एब्यूसिव लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है. हाँ, तो हम लोगों ने ये होता है कि जो नेमलेस और फेसलेस ट्रोल्स हैं तो इनके बारे में तो बात करनी भी चाहिए. और वैसे भी हम इसका जो है पूरा हमारे पास एविडेंस है कि कौन क्या किस तरीके से हो रहा है. लेकिन महमल, एविडेंसेस तो होते हैं ऑब्वियसली, और एक बड़ी गलत बात है, ये ट्रोल्स नहीं होने चाहिए सोसाइटी में. ऑब्वियसली ख़वातीन को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है. हल क्या नज़र आता है आपको? क्या होगा, क्या किया जा सकता है? साइबर क्राइम्स के एक्ट्स तो बने हुए हैं, हुकूमत अपने अगर फेक प्रोफाइल, फेक खबरों के बारे में कुछ नहीं कर पाती है, कहाँ कहाँ प्रोपेगेंडा हो जाता है, ये भी खबरें आती हैं, ख़वातीन को हिरास किया जाता है. क्या किया जा सकता है, ये बताइएगा. ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह जो SIA और साइबर क्राइम वगैरह इनको ये भी ये पता करा सकते हैं कि कौन सी फेक अकाउंट से IP एड्रेस और उससे ये उन्हें ट्रेस तो कर ही सकते हैं. तो अगर इस किस्म उनको, और उसके अलावा उनको रिपोर्ट भी किया जा सकता है. लेकिन असल चीज़ जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हमने डिमांड में भी लिखी है, वो हुकूमत से है कि हुकूमत भी आइडेंटिफाई करे, कुछ का पता भी होगा उन्हें, रिस्ट्रेन भी करे. और ये वादे किए थे. देखिए, मसला क्या है, जो जिस तरह उस लेटर के अंदर भी हम लोगों ने एक बात लिखी है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर अ लॉट ऑफ अस आर नाउ सेल्फ सेंसरिंग, हम ट्वीट नहीं करते या हम अपनी वर्डिंग उसकी चेंज कर देते हैं. हम अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिकल होना चाहते हैं, किसी और चीज के ऊपर होना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है इससे गाली पड़ेगी, तो हम We don't have that freedom of expression जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. अच्छा, इसमें ये भी कहिएगा, कुछ ट्वीट्स के अंदर, इसी हैशटैग के अंदर बहुत से लोग डायरेक्टली PTI को कह रहे थे कि आपके ट्रोल्स हैं. फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पार्टीज ने बेसिकली अपनी अपनी सोशल मीडिया आर्मीज बनाई हुई हैं, जो अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो वो आपको गालियां देंगे, अगर आप उनके हक में बात करेंगे तो आप उनके हीरो बन जाएंगे. फिर इसमें कुछ जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, वो डिफेंसिव भी नजर आए. कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस कैंपेन को, थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट करके. फॉर एग्जांपल, इफ आई रीड आउट वन ट्वीट के यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट एनीवन, मैन और वुमेन इज रॉन्ग, पीरियड. स्प्रेडिंग फेक न्यूज इज रॉन्ग, लेबलिंग दोज हु कॉल आउट फेक न्यूज आर अब्यूजर्स इज रॉन्ग. ये आपको पता है किसने ट्वीट किया? इनके नीचे तो काफी क्रिटिसिज्म इनको सामना करना पड़ा. लेकिन इस तरह के एटीट्यूड को फिर आप क्या कहेंगे जो डिफेंसिव हो रहे हैं सिर्फ इस एक हैशटैग के पीछे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि आदमी और औरत दोनों को ही ट्रोल करना या गाली देना गलत है.
जो एक की जरूरत पेश है कि खाली खवातीन की तरफ से कि जो जेंडर बेस्ड गाली होती है ना, वो बड़ी फर्क होती है, आपको तो पता ही होगा जी। क्योंकि जो औरत को जिस तरीके से एक सेक्शुअलाइज्ड गाली दी जाती है वो बहुत डिफरेंट है जो आदमी को दी जाती है। आदमियों को भी बल्कि आप ये देखें कि उनकी भी औरतों के बारे में ही दी जाती है। बिल्कुल, औरत को गाली के साथ साथ कैरेक्टर असैसिनेशन तो जो की जाती है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। मॉर्फ करना, वीडियोस मॉर्फ करना, इस तरह की भी चीजें हम देखते हैं। एक बहुत ही सेक्सुअलाइज होती है नेचर में औरत को गाली जो जहाँ पे, और ट्विटर पे जो बुलिंग है विमेन जर्नलिस्ट। सही। वेल, थैंक यू सो मच मेमल फॉर स्टार्टिंग आउट दिस कैंपेन एंड वी रियली सपोर्ट इट। और ये बात भी कि हमारे इर्द गिर्द के हमारे जितने मेल कॉलीग्स हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम एक साथ आवाज बुलंद करेंगे एंड आई एम श्योर कि वो आवाज फिर सुनी जरूर जाएगी। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़र आपको बताएंगे क्रिकेट के मैदान में शोहरत के झंडे गाड़ने वाले मेरे फेवरेट थे। वो जब भी बॉलिंग करने आते तो मैं कहती हूँ कि बस फिर मज़ा आ जाता था। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। रावलपिंडी एक्सप्रेस की आज 45वीं सालगिरह है और एक बेहतरीन लेजेंडरी फास्ट बॉलर और दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर का एजाज़ भी उनके पास। और मुझे याद है जब उन्होंने 100 माइल्स की बॉल फेंकी थी न्यूजीलैंड के प्लेयर को, तो पूरी दुनिया उस दिन का इंतजार कर रही थी। 100 माइल्स पहले ये फास्टेस्ट तरीन बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से, दुनिया के तेज तरीन बॉलर। शोएब अख्तर की बात की है तो क्रिकेट की बात एक और कर लेते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ आज होने जा रहा है मैच साउथहैम्पटन में। दूसरा टेस्ट मैच है, पहला टेस्ट मैच। उसकी बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के फैंस को ये मालूम होता है कि कहीं एक दो सेशन जब पाकिस्तान की टीम खराब खेलती है तो उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अक्सर मैच जो है अपने हाथों से नहीं बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस। हाँ, शुरू में बहुत अच्छा खेले। हाँ, करेंगे फिर पॉलिसी जो प्लानिंग की जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। बेहतरीन पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेला यासिर हमीद, क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ओपनर रहे हैं। और उनकी तरफ से तो मुझे ये याद है कि जब उन्होंने अपने पहले टेस्ट में डेब्यू किया और दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की थी, तो वो आज भी उनका नाम पाकिस्तान के रिकॉर्ड बुक में शामिल है। हमेशा उनका रहेगा। बिल्कुल। तो यासिर हमीद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बिल्कुल जी। यासिर बताइएगा, फवाद आलम के बारे में कहा जा रहा है कि आज उनको दोबारा से शायद मौका मिले। बहुत दफ़ा वो टीम में तो आए लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 में वो नहीं आ सके थे। टेस्ट टीम में आखिरी दफ़ा उन्होंने 11 साल पहले खेला था तकरीबन। तो ये बताइएगा आज का कम बैक हम एक्सपेक्ट करें या आज भी ऐसे लग रहा है फाइनल मोमेंट्स में उनको नहीं खिलाएंगे? देखें, मेरे ख्याल से अगर 2 दिन पहले टीम अनाउंस की है तो फिर तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी। लेकिन अगर वो खेलता है तो आई विश के वो परफॉर्म करे, क्योंकि ही हैज़ बीन अ वंडरफुल परफॉर्मर इन डोमेस्टिक क्रिकेट ड्यूरिंग सो मैनी ईयर्स। और थोड़ा समझ से बाहर है कि टेस्ट टीम से इतने अरसे बाहर रहने की क्या वजह है, इतनी परफॉर्मेंसेस करके भी और इतना कुछ करके भी। तो लेट्स सी के ही प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग टुडे। चलिए लेट्स सी, ये तो मैच के बाद पता लगेगा। प्रूव करते हैं। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि आज स्ट्रेटजी क्या रखें आपके ख्याल में? इस पर्टिकुलर मैच की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पिछले मैच में हमने देखा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ऐसा लग रहा था बस मैच अब हमारे हाथ में है, बट थर्ड डे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एकदम से चेंज हो गया पूरा सिनेरियो और वो लोग भी टिक गए और उन्होंने भी जम के बैटिंग की और फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहाँ गलती हुई, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, पाकिस्तान टीम अगर आप लास्ट पहला टेस्ट मैच देखें तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान ऐसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इंग्लैंड का जब भी टूर होता है तो पहला मैच जो होता है ना, पाकिस्तान टीम बड़ा कंफ्यूज खेलती है ड्यू टू कंडीशंस एंड एवरीथिंग, यू नो, बिल्कुल चेंज है ऑल टुगेदर, कंडीशंस चेंज है, पिचेस चेंज है, लेकिन पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ा खेली माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम 4 सेशंस हम लोग ऑलमोस्ट सारा टेस्ट मैच 80% टेस्ट मैच हमने अपने हाथ में रखा, लेकिन एक सेशन में हमें जो है हमारे हाथ से टेस्ट मैच चला गया। तो वो दो पॉइंट्स थे। एक तो आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि एक सेशन जो है हमारे हाथ से गया, और जो क्रिस वोक यासिर आपने बात बिल्कुल ठीक की कि एक सेशन हमारे हाथ से गया। और अच्छा, हम अगर बात करें कि ये कोई पहली बार ऐसे नहीं हुआ, आप क्रिकेट खेलते रहे, हम क्रिकेट देखते रहे हैं,
ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें पाकिस्तान 80% तक बेहतर परफॉर्मेंस किया, चाहे वो वनडे, बिल्कुल जीता हुआ मैच हमारे, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, करीब आकर हम जो मैच हारते हैं, कहाँ पर स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, कहाँ पर आपको लगता है कि कमी है जिसकी वजह से ऐसे होता है? देखिए, इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम काफ़ी सारे जीते हुए मैच हारे, लेकिन काफ़ी हारे हुए मैचेस जीता भी है। उसकी वजह ये होती है कि आप टेस्ट क्रिकेट में कभी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देते, आप बैट्समैन पे प्रेशर रखते हैं। आई मीन टू से कि अजहर अली को चाहिए था कि वो फील्ड को ऊपर रख के क्रिस वोक पे अटैक करता, सिर्फ एक विकेट की बात थी। मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा उससे मिसरीडिंग हुई है, उसकी जो जजमेंट है। और जो हमारे पास फास्ट बॉलर नसीम शाह, उसको मैं समझता हूँ कि यूज़ नहीं किया सही। शादाब खान को सही यूज़ नहीं किया, शादाब खान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था और नसीम शाह से बाउंसर करवाने चाहिए थे। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो ऑपोजिशन को आउट करने को, फिर आप अटैक करते हैं, उन पे बाउंसर मारते हैं, उनको उनके जो इरादे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो बाउंसर से ये होता है कि बैट्समैन जो है वो अपनी शॉट्स खेलने में डरता है, फिर उसको अपनी बॉडी की डर लगने शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा एक पॉइंट था कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली प्ले करना चाहिए था। आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो ओपोनेंट टीम के ऊपर बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अब इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो हमने उनके बॉलर्स पर भी डाला और हम सब हैरान भी हो गए जब शान मसूद बैटिंग कर रहे थे और क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एक अरसे के बाद हमें ऐसा ओपनिंग बैट्समैन मिला जिसने बड़ा ज़बरदस्त ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे। लाइक ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। बिल्कुल एग्जैक्टली ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। उसने अपनी जो शॉट्स है उसको उसने रिस्ट्रिक्ट किया था और इन स्विंग खेला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट क्रिकेट में अंदर का बॉल खेलोगे, बाहर का बॉल छोड़ोगे, आपने सारी शॉटें नहीं मारनी। आबिद अली को हमने देखा कि ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, वो शुरू में सारी शॉट्स मार रहा था, ड्राइव भी मार रहा था, कट भी मार रहा था और हालांकि उसने रन्स किए हुए हैं, पीछे हमें पता है उसने रन्स किए हुए हैं, लेकिन आपको बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है, स्पेशली इंग्लैंड में जहाँ पे बॉल वेरी करता है, बॉल ऊपर नीचे होता है बाउंस। बिल्कुल ठीक। तो शान मसूद इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि हमारे बैट्समैन उसको फॉलो करें। देखिए, उसने बड़े कम स्ट्राइक रेट से शुरू में रन्स किए, पहला 50 उसका बहुत बॉलों में था, लेकिन बाद में जब 150 बैट्समैन 150 करते हैं तो सारा कवर कर जाते हैं। तो फिर आप देखो पाकिस्तान की लीड की 100 की चली गई और की यासिर अब बताएं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो मौजूद है, अगर फवाद खेलते हैं तो बैटिंग और मजबूत हो जाती है। शान है, बाबर आजम है, आसिफ शफीक भी उम्मीद है चल जाएंगे, अजहर अली भी कुछ परफॉर्म करें। बैटिंग और बॉलिंग तो बड़ी बैलेंस लग रही है। साउथहैम्पटन की विकेट आपको कैसी लग रही है? वहाँ पर आप चूँकि खेल चुके हैं, साउथहैम्पटन के बारे में बताइएगा कि वहाँ पर किसको फेवर मिलती है। मैनचेस्टर में तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा पिच खेली है हमारे, मतलब कोई ऐसा नहीं मसला हुआ। तो यहाँ साउथहैम्पटन की बात करें तो क्या होता है, अगर टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, कंडीशंस कैसी होती हैं वहाँ पर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आप इंग्लैंड में ये नहीं कह सकते कि अगर बाज़ दफ़ा हमने ऐसे भी देखा कि बैटिंग पिच पे स्विंग शुरू हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये होती है जैसे क्लाउड कवर करते हैं वहाँ पे तो स्विंग शुरू हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर ऊपर आ जाता है और स्विंग शुरू हो जाता है। आपने पहले टेस्ट मैच में देखा होगा जैसे ही धूप निकलती थी तो ब्रेक शुरू हो जाता था। और इंग्लैंड में नंबर 1 ये वेदर थोड़ा ड्राई है और अगर बारिश ना हुई तो विकेट बैटिंग के लिए भी अच्छी होगी, लेकिन बात वही है कि हमारे बैट्समैनों को तगड़ा खेलना पड़ेगा। इंग्लैंड में आप रिलैक्स नहीं हो सकते, आप 20-30 पे पहुंच के जो हम लोग की एक आदत है, यार मैं सेट हो गया हूँ, अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते हैं पिच पे और कुछ और सोचना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे हर शॉट लगती है वहाँ पे तो ये थिंकिंग चल जाती है, लेकिन जहाँ पे स्विंग हो रहा होता है वहाँ पे आपने फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल जहाँ जितनी लंबी इनिंग्स खेलेंगे आपने रिलैक्स नहीं होना, बड़ा हद तक मेंटली स्ट्रांग होके खेलना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, यार मैंने यही खेलना है, मैंने अंदर खेलना है, बाहर का बॉल छोड़ना है।
तो ये थोड़ा सा वर्क करें तो इंशाल्लाह बॉलिंग अच्छी है, तगड़ी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 2 दफ़ा इंग्लैंड की टीम को आउट कर सकती है, इंग्लैंड की इस टीम को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा यासिर, साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आपसे हम कमेंट्स लें। आज शोएब अख्तर की बर्थडे है, रावलपिंडी एक्सप्रेस आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके ऑब्वियसली कोलीग रहे हैं, आपने खेला भी है, सो कुछ कहना चाहेंगे कुछ उनके बारे में? बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और हम लोग रोज़ाना शाम को ट्रेनिंग भी करते हैं इकट्ठे, और ही इज़ माशाल्लाह फिट एंड ही इज़ शोएब अख्तर। बिल्कुल, शोएब अख्तर वैसे ही है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर तो शोएब अख्तर हैं और पूरी दुनिया में वही उनकी बातें, वही जबरदस्त। अच्छा, जितने अच्छे से आप उनको जानते हैं ना यासिर, हम नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ कि आज इस बर्थडे के मौका पर कोई एक छोटी सी मेमोरी, कोई एक याद या उनके बारे में कुछ चीज जो बाकी लोग, आम लोग नहीं जानते, वो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ। ये आप हंस क्यों रहे हैं? जो पहली चीज ज़हन में आई है ना वो बताएं। नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता। वो मैं नहीं बताऊंगा। ये है कि शोएब भाई इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन बाय हार्ट। बड़े वो कहते हैं ना कि दिल के बादशाह आदमी है, और जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं कि वो जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी मतलब किसी का दिल ना दुखाएं, या अपने जूनियर्स का ख्याल रखने वाले। जो भी, जब मतलब मैं टीम में आया था तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया था। इसी तरह जो भी टैलेंटेड बंदा होता है उसको बहुत ही उठाते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और बेशक। मैं समझता हूँ कि उनके हज़ारों मद्दाह हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। उनके साथ टाइम अच्छा गुजरता है, जो भी बड़ा क्वालिटी टाइम यू विल स्पेंड विद हिम। तो मेरे ख्याल से दिस इज a great thing for anybody। बिल्कुल। अच्छा यासिर, अपनी क्रिकेट से और उसके बाद एज एन एनालिस्ट उन्होंने अपने मद्दाहों को करोड़ों में कर लिया। अब करोड़ों में दुनिया भर में उनके मद्दाह तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने इशारा दे दिया कि अब शायद वो पॉलिटिक्स की तरफ भी आना चाह रहे हैं। आपको लगता है अच्छे रहेंगे इन पॉलिटिक्स शोएब अख्तर? देखिए, जो पाकिस्तान में सियासतदानों का हाल है, तो हाँ या नहीं में जवाब दें पहले। जी हाँ या नहीं में जवाब दें पहले। हाँ, देखिए, ये मैंने उनसे नहीं पूछा, मैं आज उनसे पूछ लूंगा कि मुझसे एक क्वेश्चन हुआ आपके बारे में, तो जरा मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ हो तो मैं बता सकूं। मैं यही बता रहा था कि पॉलिटिक्स में आना पाकिस्तान में कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको देखें, इमरान भाई ने क्यों पॉलिटिक्स की है कि उनकी जो एक सोच थी उन्होंने उसको अचीव किया है। ठीक है, अगर हर किसी भी पॉलिटिक्स में आके अगर आपकी एक सोच होती है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, आप कुछ करना चाहते हो, तो एवरीवन, और अगर आपका नाम है जिस तरह शोएब भाई हैं, शाहिद अफरीदी हैं, और भी क्रिकेटर्स हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी हो जिसने पाकिस्तान को सर्व किया है और पर्पस सर्व किया है, मैं खास उसको जरूर पाकिस्तान के लिए आगे आना चाहिए। और पॉलिटिक्स ये नहीं है कि सिर्फ लैंडलॉर्ड्स का काम है या बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये मैसेज था आपका जो एंड पर लेना भी जरूरी था। मैंने तो लाइटर नोट पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने बड़ा सीरियस मैसेज भी दे दिया। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ा ज़बरदस्त सजिया भी आपने दिया, और साथ ही साथ आपने हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस को बर्थडे भी विश कर दी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फुल कॉन्फिडेंस शो करते हैं, और आज भी नसीम शाह तो खेलेंगे, और अब देखते हैं कि नसीम शाह इस टेस्ट में परफॉर्म कैसा करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान भर में जब अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक परफॉर्म करते हैं किसी भी फील्ड में वो हों, और फिर जब वर्ल्डली उनको रिकग्नाइज किया जाता है तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और इसी तरह पाकिस्तान के एक और होनहार स्पोर्ट्समैन हैं जो सामने आए हैं, जिन्होंने 1 घंटे में 32,686 मुक्के मारने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसी वजह से उनका नाम जो है अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मजीद 3 सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं उनको, और अभी तक वो 59 सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होल्डर हैं जबरदस्त गिनीज जी, बुक ऑफ वर्ल्ड बहुत बड़ी रिकॉर्ड बात है। और ये जो 3 सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल किए हैं इसमें मेरे दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट अबू सर कि इसमें उन्होंने इंडिया को हराया, यानी कि उसमें से 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंडिया के पास थे, अब ये हमारे पास आ गए हैं। राशिद नसीम जो है वो ये रिकॉर्ड होल्डर हैं और एक जो है वो इंग्लैंड के पास था जो अब पाकिस्तान के पास आ गया। ज़बरदस्त, पाकिस्तान के ये एक बेहतरीन सपूत और इनसे हम आपकी आज मुलाकात करवाते हैं। राशिद नसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया आपने, मज़ीद सर्टिफिकेट्स आपको मिल चुके हैं। ये बताइएगा इस बेहतरीन कारकर्दगी, इस ये जो आप पहुँचे हैं इस टारगेट तक, इस सफ़र के बारे में बताइएगा, कैसे पहुँचे? जी ये सफ़र जो है माशाल्लाह 2014 में मैंने स्टार्ट किया था और मैं समझता हूँ कि एक बहुत लंबा सफ़र है और ख़ास तौर पे जो आपने रिकॉर्ड का जिक्र किया 32,000 पंचेस का, ये मैंने तकरीबन 2015 में सोचा था इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन ये रिकॉर्ड इतना मुश्किल था और इतना हाई स्टैमिना का ये रिकॉर्ड था कि मेरे लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मैं अपनी मेहनत को कंटिन्यू मैंने रखा और मेरा ये टारगेट था कि दुनिया का जो ये फिटेस्ट जो मैन है, इसका नाम पैडी डॉली है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसको दुनिया के फिट जो लोग हैं उनमें उसका जो है खिताब भी इसको दिया गया है। तो इसके रिकॉर्ड को बीट करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही पुरमुसर्रत ये मौका था और मैं इस अपनी कारकर्दगी में काफ़ी खुश हूँ माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए तैयारी कैसे की? मतलब 32,000 मुक्के एंड आई एम नॉट मिसिंग 686 एज वेल, मतलब बार बार 1 घंटे में ऐसे ऐसे करते रहना, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल, ये जो रिकॉर्ड है ना, देखें ये इम्पॉसिबल रिकॉर्ड्स जो है ना उनकी कैटेगरी के अंदर ही आता है। हाँ। और इसको मारने के लिए जो है वो तकरीबन हर 1 मिनट के अंदर 545 पंचेस जो है वो मैंने थ्रो की है। तो तैयारी मैंने आपसे कहा ना कि इस रिकॉर्ड की मैं तैयारी तकरीबन 4-5 साल से कर रहा था, लेकिन मुसलसल तैयारी नहीं मैंने की। जैसे मैं 4-5 महीने तैयारी करता था, उसके बाद फिर मैं छोड़ देता था इस रिकॉर्ड को कि यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और भी मेरे पास रिकॉर्ड है माशाल्लाह से 59 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 73 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरी एकेडमी के पास है। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मेरी एकेडमी के पास सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन मार्शल आर्ट। मैं मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ। तो लाजमी बात है कि ये एक एम था कि यार इस मुश्किल तरीन रिकॉर्ड को भी हासिल करना है। तो ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था, कुछ स्पेशल जो है वो डाइट प्लान के ऊपर फिर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये ज़बरदस्त। तो राशिद, ऑब्वियसली जब आपने अज़म किया और आपकी एकेडमी में आपने जब ये मेहनत की, ट्रेनिंग की, आपके साथ भी बहुत से लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ये बताइएगा कि ये जो आप मार्शल आर्ट्स करते हैं इसके बारे में आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान में स्कोप कैसा है? ऑब्वियसली आप तो इसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। ओवरऑल आपकी एकेडमी में कैसा लोगों के अंदर आता है, जो आपके जूनियर्स हैं, इंथुजियाज़म कैसा है? देखिए जी, अब पहले तो जो है मार्शल आर्ट की जो टेक्निक्स थी वो अवेलेबल जो है बहुत मुश्किल से हुआ करती थी जब हम करते थे। मुझे तकरीबन 26 ईयर्स हो गए मार्शल आर्ट से में। तो लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के दौर में जो है वो हमें हमारा जो कांटेक्ट है वो इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ भी रहता है, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ भी रहता है। इसी तरह हम खुद भी जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है वो लोगों से डिबेट करते रहते हैं। इसी मकसद के लिए मैंने अभी यूट्यूब का अपना पेज भी बनाया है और वो मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से। तो लोगों से कांटेक्ट जो है वो रहता है और मास्टरों से कांटेक्ट रहता है। तो मेरे ख्याल में मार्शल आर्ट को जो है सीखना पहले की निस्बत थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन एक यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो न्यू जनरेशन है इसमें थोड़ा सा जज्बा की मुझे कमी महसूस होती है कि जो लड़के हमारे पास आते हैं अब मार्शल आर्ट सीखने के लिए, उनमें उस कदर जज्बा नहीं होता था जब हमने 20-25 साल पहले जब मार्शल आर्ट जज्बा इसलिए भी थोड़ा मांग पड़ जाता है कि हमारे पास इनफ प्लेटफॉर्म्स नहीं है या एक गाइडिंग ट्रैक नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या होगा इफ यू परसू इन मार्शल आर्ट्स। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं हमारी यूथ को। अच्छा, मुझे ये भी कहिएगा, मैंने दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट देखे हैं, वो बड़े स्लिम स्मार्ट ऐसे बिल्कुल बहुत पतले होते हैं। सो वेट कितना मैटर करता है? और आपको हम देख रहे हैं, you're not slim smart but you're not bulky as well, आप बीच में फॉल करते हैं। सो ये कितना मैटर करता है? ये स्पीड आपकी पूरी है, फास्ट जितना हमें होना चाहिए ना, वो मुझे मतलब आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं स्पीड तो है कि ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल जो है ये बहुत दफा मुझसे किया जाता है कि यार आप जो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो ये 32,000 का जो पंच था ये मैं नहीं कर पाता अगर मैंने अपना वेट लूज किया है काफी, तकरीबन 10 kg मैंने अपना वेट लूज किया था इसके लिए। तो
मेरी जो फिटनेस है, मेरे वेट की वजह से मैंने कभी उसको आड़े नहीं आने दिया। ये बस एक अल्लाह ताला का खास करम है। लेकिन अब जो है वो मैं जो है अपने वेट के ऊपर भी बहुत काम किया मैंने, और बहुत ज्यादा वजन मैंने कम किया। ये भी एक एग्जांपल है लोग कि इसी बात पे बहुत बल्कि ज्यादा आप हैरान स्किनी होते नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। वेट होने के बावजूद भी मेरी जो स्पीड है और जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो नाकाबिले यकीन है। राइट राशिद, ऑब्वियसली आपका जो अज़म है वो आपके वेट के आगे नहीं आ रहा। ऑब्वियसली वेट जो है बड़ा आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको मजीद कम भी करेंगे। मजीद टारगेट्स क्या रखे हैं आपने, क्या करने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड और तोड़ने हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स लेके आनी है और पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ पर रोशन करेंगे मजीद? देखें जी, मेरा जो अब नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड की सेंचुरी कंप्लीट करना है। इसके अलावा मुस्तकबिल के अंदर कुछ और रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ और टफ रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैंने टारगेट किया हुआ है। अभी मैं जो है वो इसी वीक यानी कि इस संडे को, या आपके ऑन एयर पे पहली मरतबा ही मैं ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, कि इंडिया का एक और रिकॉर्ड जो है वो इंशाल्लाह जो है मेरे अल्लाह ताला के करम से जो वो बीट होने वाला है। और 5 kg वेट के साथ जो है तकरीबन 1200 के करीब जो है वो किक्स करनी है 1 आवर के अंदर। तो मैं उसकी तैयारी कंप्लीट कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला वो है मेरा टारगेट। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं अब जो है वो चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्शल आर्ट सीखें। तो मैं अपनी एकेडमी के अंदर मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ ऑनलाइन, अपने पेज के ऊपर, यूट्यूब पेज के ऊपर और अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी जो है अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ताकि जो लोग हैं वो इसको सीखें। बिल्कुल सही। राशिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक। आई रियली होप कि आप भी सेंचुरी मुकम्मल जरूर करें। 59 तो हो गए हैं, अभी ये जो आप एक कह रहे हैं उसके बाद 60 हो जाएगा, फिर सिर्फ 40 रह जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कोई बड़ी बात होगी उन 40 सर्टिफिकेट्स को अचीव करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं और जिस तरह से गिर रहे हैं, मुझे बस यही लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा अभी स्कोप अगर और मजीद हो जाए, कुछ जो इकनॉमिकली लोगों को सपोर्ट इसमें किया जाए, टैलेंट पाकिस्तान में, और जिस तरह से राशिद अपनी अकेडमी में सिखा रहे हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ मिले तो मजीद इस तरह से लोग सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में जारी हैं, लेकिन जो लोग गेम्स खेलते हैं और स्पेशली पबजी खेलते हैं मुझ समेत, उनके लिए एक अच्छी बात है कि पबजी एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का रिकॉग्नाइज करके ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल, ये बड़ी एक नया आइडिया है और बड़ा एक्साइटिंग आइडिया है, क्योंकि अब देखते हैं कि होता क्या है। अभी तक मेरा ख्याल लॉन्च नहीं हुआ और शायद कल ये होने जा रहा है। कल एक स्पेशल मैच जो है वो पबजी उसका इनेकाद करेगा, एक खसूसी गेम होगी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए और उसकी थीम भी जो है वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से होगी। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो एक बाकायदा पूरा सेक्शन रखा गया था पबजी में, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर हाईलाइटेड इट। यहाँ से जब उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और उनको कहा गया कि वी प्ले पबजी एज वेल, और अभी रिसेंटली जितने ट्रेंड्स चले हैं इसको अनबैन कराने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम पबजी टू ऑल पाकिस्तानी फैंस एंड प्लेयर्स कि अब आप एक ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव गेम जो है वो खेल सकेंगे अपनी इंडिपेंडेंस डे के। और जी गेम का जो आगाज़ है वो रात 8:10 पर होगा और 14 मिनट में इसका इख्तिताम हो जाएगा और फातेह खिलाड़ी को नकद इनाम भी मिलेगा। तो ये अनाउंसमेंट है, तो मेरे ख्याल में तमाम एक्साइटेड तो होंगे इसके लिए। मेरे प्रोड्यूसर साहब भी खेलते हैं। फहद, क्या ख्याल है, फिर खेलें कल शाम को? और जिसने खेलना है अपने टाइम सेट कर लें, अपना टाइमर जो है टाइम तो लग गया 8:10 पे होने जा रहा है ये मुकाबला, और लोकेशन इसमें पाकिस्तानी मोस्ट प्रोबेबली होंगी, तो ऑब्वियसली अब देखते हैं क्या होता है। नॉट श्योर, इट्स गोना बी अ सरप्राइज। चलें देखते हैं। एनीवेज जी, चूँकि यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन जो हैं वो काफ़ी दिनों से जारी हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो एक्साइटेड 1 अगस्त से ही हो जाते हैं। बच्चे हों बड़े हों, वो बाहर घरों से निकलते हैं, गलियों में जाकर शॉपिंग करते हैं और जो तमाम जो बाज़ारों में चीज़ें मिलती हैं ना वो भी बड़ी मज़े की होती हैं। आई मिस दैट एक्साइटमेंट, वो बच्चों वाली एक्साइटमेंट कि आप सारा दिन धूप में झंडियाँ लगा रहे हैं और घर को डेकोरेट कर रहे हैं। आई हैव डन दैट अ लॉट। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ भरी है, लेकिन जब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो सबके अंदर ही ऐसा होता है कि एवरीबॉडी गेट्स एक्साइटेड। बहुत से पाकिस्तानी अभी भी एक्साइटेड हैं और वो एक्साइटमेंट का लेवल और ऑब्वियसली बढ़ रहा है और अब 24 घंटे भी नहीं रह गए, तो और वो मजीद बढ़ता जा रहा है, तो आपको दिखाते हैं वो एक्साइटमेंट।